नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 29 नवंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीरिया के ऊपर बहुत बड़ा हमला इजराइल ने किया है और इस हमले में साफ तौर पे अगर कहा जाए तो इंटरनेशनल कानून की धज्जियां उड़ गई हैं, पूरी दुनिया में फजियत हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है कि इजराइल के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठा सके। साथ ही इस वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा कि लेबनान को दहलाने के लिए इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया है। इस हमले में कितनी कैजुअल्टी हुई है इसके बारे में अभी आपको डिटेल में पता चलेगा। और साथ ही पुतिन साहब भारत के दौरे पे आने वाले हैं और पुतिन साहब के इस दौरे से भारत को कहीं ना कहीं कुछ बड़ा फायदा हो सकता है अगर मोदी साहब उस फायदे को निकाल सकें तो। नहीं तो आने वाले टाइम में भारत के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा। तब ये खतरा कौन सा है, ये बातें क्यों बोल रहा हूं, इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा, आपको जरूर पता चलेगा। और साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है और इस समय सिचुएशन ऐसी है कि 800 करोड़ के घोटाले के मामले में कहीं ना कहीं जेलेंस्की की जो सरकार है वो सरकार गिर सकती है। तो ये सरकार कैसे गिरेगी, कौन सा बड़ा घोटाला हुआ, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही एक मुस्लिम शख्स के 40 साल पुराने घरों के बुलडोजर को किस हिसाब से नेज़्दे नाबूद कर दिया गया है, इस खबर को जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन साथ ही आज आपको हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक ऐसा नमूना, एक ऐसा सबूत दिखाऊंगा कि इसको जानने के बाद आज आपका दिल खुश हो जाएगा कि हमारे देश में इतने अच्छे लोग भी मौजूद हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई हमें देखने वाले किसके हक में खड़े हैं, शैतानों के या फिर इंसानों के। तो आप कमेंट करते रहें ताकि हम भी जान सकें कि हमारा ये प्रखर राजपूत का जो परिवार है कहाँ कहाँ है। खैर, आप कमेंट करते रहें, तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। और सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर निकल के सामने आ रही दोस्तों सीरिया के हवाले से। दरअसल सीरिया में एक जगह लगती है बैतजिन, इसी गांव में कल अचानक से इजराइल घुसता है। घुसने के बाद कुछ लोगों को पकड़ के अपने साथ लेके जाने लगता है। ध्यान दीजिए, सीरिया एक दूसरा देश है, इजराइल एक दूसरा देश है, इसके बावजूद भी इजराइल की आर्मी बिना किसी दबाव के घुसती चली जाती है। घुसने के साथ बकायदा वहां पे रेड करती है। रेड करके इस बैतजिन गांव के कई लोगों को पकड़ के जब लेके जाने लगती है, इसी दौरान गांव के लोग विरोध करते हैं और कहते हैं कि भाई क्यों लेके जा रहे हो। बस यही सवाल इजराइल के लोगों को, इजराइल की आर्मी को, आईडीएफ को इस कदर नागवार गुजरता है कि इसके बाद आईडीएफ ने वहां पे हेलीकॉप्टर बुलवाए, अपने एयरक्राफ्ट को बुलवाया, अपने फाइटर जेट को बुलाया और बुलाने के बाद भयानक तरीके से वहां पे हमला किया। और रिपोर्ट से दावा कर रहे हैं कि 13 से ज्यादा लोग मारे गए। किस हिसाब से हमला हुआ है, क्या इंटेंसिटी है, एक बार आप पहले वीडियो देखें, फिर इसके बाद आपको बताता हूं। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इजराइल ने इस हिसाब से हमला किया है कि घरों को तबाह कर दिया, खंडहर कर दिया, 13 मासूमों की जान ले ली। और इस समय सीरिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और साथ ही सीरिया की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसका बड़ा बयान निकल के सामने आया दोस्तों कि जिन लोगों को मारा गया वो कोई गलत इंसान नहीं थे, उनकी कोई गलती भी नहीं थी। हालांकि इजराइल ने इस मामले में कुछ और कहा है, वो भी आपको बता रहा हूं। लेकिन सीरिया का आधिकारिक बयान है कि इन लोगों की कोई गलती नहीं, उसके बावजूद भी इनको मार दिया गया। दरअसल इजराइल की आर्मी ने अपनी सफाई में कहा है कि उनको भनक लगी थी कि लेबनान के अंदर कई सारे ऐसे मिलिटेंट हैं जो सीरिया के अंदर बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं इजराइल के ऊपर हमला करने की। अब जैसे ही इनपुट इजराइल के पास पहुंचता है, इजराइल की आर्मी फौरन आती, आने के बाद जैसे गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। ये जो मिलिटेंट थे, ये जो आतंकवादी थे, वो गोलियों से हमला करते हैं, जिसमें 6 इजरायली सैनिकों को गोली लगी, उनमें से 3 बुरी तरीके से इंजर्ड हैं। और उसके बाद पलट के वार करने के चक्कर में आईओएफ यानी इजरायली एयरफोर्स आती है और उसने फिर हमला किया। इजराइल का ये भले ही कहना हो, लेकिन सीरिया के
जितने भी बड़े नेता हैं, जितने भी सीनियर डिप्लोमेट हैं, उन सबका कहना है कि जानबूझ के इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन करके सीरिया के टेरिटरी में घुस के इजराइल ने जो हमला किया है, इस हमले ने सारे इंटरनेशनल कानूनों को तोड़ दिया और साथ ही जो बफर जोन बनाया था यूनाइटेड नेशन ने, उस बफर जोन पे भी कब्जा कर लिया है। यानी ऐसा नहीं है कि केवल हमला किया जा रहा है, सीरिया की जमीन पे बाकायदा इजराइल कब्जा कर रहा है, बाकायदा उस जमीन को एबडक्ट कर रहा है, बाकायदा अपने टेरिटरी में मिला ले रहा है। लेकिन इसके बावजूद यूएन यानी यूनाइटेड नेशन खामोश बैठा। दोस्तों, यूएन को जो कुछ करना चाहिए उसमें से एक काम यूएन नहीं कर रहा, केवल खामोशी के साथ महज बयान पे बयान दिया जा रहा। और ऐसा नहीं कि आज केवल सीरिया के ऊपर हमला किया गया दोस्तों, आज गजा के ऊपर भी बड़ा हमला किया इजराइल ने और इस हमले में कई जगहों पे नुकसान हुआ है, कई सारे घर ऐसे थे जो तबाह हुए, नेज़े नाबूद हुए और उसके तो सबूत निकल के सामने नहीं है, चूंकि गजा के अंदर कोई पत्रकार जा ही नहीं सकता। अल जजीरा के जितने पत्रकार गजा के अंदर जा सकते थे उन सबको गोलियों से भून के कत्ल कर दिया गया। ये तमाम चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। लेकिन लेबनान के ऊपर जिस हिसाब से हमला हुआ है, मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर की रिपोर्ट है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से धुआं है, किस हिसाब से नुकसान हुआ है और किस लेवल पे ब्लास्ट हुआ है। आप पहले तस्वीरें देखें, फिर इसके बारे में आपको बताते हैं। هيك علي هيدي هلا شفتها؟ هو شوفيها इस तस्वीर में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि आज लेबनान के ऊपर भी बड़ा हमला इजराइल ने किया है और इस हमले में अभी तक आंकड़ा कंफर्म नहीं है। इस वजह से अपने मन से कुछ नहीं बताऊंगा। कभी भी मैं अपने मन से कोई सगुफा नहीं छोड़ देता कितने लोग मारे गए। बात हमेशा वही करता हूं जो फैक्ट हो। तो फैक्ट ये है कि बड़ा हमला हुआ है, लेकिन कैजुअलिटी कितनी है, नुकसान कितना है, इसके बारे में इजराइल या फिर लेबनान की ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, कोई सबूत नहीं आए हैं, तो मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, इन हमलों में लेबनान को भी ठीक ठाक नुकसान हुआ है दोस्तों। खैर, इधर ये तमाम चीजें चल ही रही हैं, इधर एक देश है, आज आपको उसकी हरकत और हकीकत दोनों जरूर बताऊंगा, क्योंकि ये बताना आज बड़ा जरूरी है। दरअसल तुर्की, ये नाम जब निकल के सामने आता है तो कहीं ना कहीं दो चार सवाल जहन में आ जाते हैं कि ये तुर्की किसका सगा है, ये मुसलमानों का सगा है या फिर अपने मतलब का सगा है या फिर अपना सगा है या फिर किसका सगा। ये चार बात क्यों बोल रहा हूं, पहले चारों बातों का मतलब समझा देता हूं। तुर्की आए दिन पाकिस्तान का पक्ष लेता है, पक्ष लेने के बाद ये कहता है कि भाई पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है और हम भी इस्लामिक कंट्री हैं, तो एज ए मुसलमान हम सबके बीच में एक भाईचारा बना रहना चाहिए, इस वजह से हमने पक्ष लिया। चलो, हमने मान लिया। लेकिन जब बात इजराइल की आती है, गजा की आती है, तब तुम खामोशी इख्तियार कर लेते हो। तब तुम एक बार भी नहीं कहते कि नहीं यार यहाँ भी मुसलमान, मैं इजराइल के खिलाफ कुछ करूंगा। वहां तुम खामोशी इख्तियार कर लेते हो। लेकिन जहां तुम्हें पैसे कमाने का मौका मिलता है वहां तुम गिर पड़ते हो। जैसे आज इन्होंने क्या किया आप जान लीजिए। आज इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं हकान, ये अपना बजट पेश कर रहे थे और बजट पेश करने के दौरान इन्होंने अपने पार्लियामेंट में कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। कश्मीर के मुद्दे को उठा के हकान ने कहा कि कश्मीर का जो मसला है वो इंटरनेशनली तौर पे सॉल्व होना चाहिए, कश्मीर के मामले में पूरी दुनिया को इन्वॉल्व होना चाहिए। और इन्होंने पाकिस्तान की बाकायदा वकालत भी की और कहा कि कश्मीर की जो धरती है, कश्मीर की जो जमीन है वो पाकिस्तानियों की है। अब एक सिंपल सा सवाल इस उल्लू के पट्टे से मैं पूछना चाहता हूं कि भाई कश्मीर तो तब भी था जब पाकिस्तान ही नहीं था, तो कश्मीर पाकिस्तान का कैसे हुआ? और हुआ या नहीं हुआ ये हम और पाकिस्तान डिसाइड करेंगे। अगर हम नहीं चाहते कि इसमें विदेशी लोग इन्वॉल्व हों, ये हमारा आपसी मामला है, तो तुम कहीं इसको इंटरनेशनली लेके जाना चाहते हो? और इतना ही इंटरनेशनली लेके जाने का शौक है तो पहले अपने मिडिल ईस्ट को थोड़ा सा देख लो। गजा के साथ इजराइल क्या कर रहा? सीरिया में तुम्हारी ही प्रॉक्सी की सरकार है, सीरिया में तुम्ही ने अल जुलानी को बैठा दिया अलसरा बना के, तो आज सीरिया की तरफ से तुम लड़ लो। लेकिन वहां तुम्हारे मुंह से जबान नहीं निकलेगी, वहां तुम खामोशी इख्तियार कर लोगे, क्योंकि जानते हो कि अगर इजराइल के खिलाफ बोले तो पैसे से भी जाएंगे, पहले भी जाएंगे। इस वजह से वहां तुम चुप्पी साध लेते हो। जहां जानते हो कि भारत डिप्लोमेटिक तरीके से बात करेगा, जहां जानते हो कि पाकिस्तान की चाट के, पाकिस्तान को उल्लू बना के पाकिस्तान से पैसे कमाए जा सकते हैं, वहां पे तुम बड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह वाला नारा जोड़ लेते हो। तो ये सब दोगलापन है। और
अगर कोई पाकिस्तान से भी देख रहा तो उसको बताना चाहूंगा, भैया ऐसे दोगलों से सावधान रहो, ये गधे को बाप और बाप को गधा बनाने वाले लोग हैं। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर पाकिस्तान की बात हो रही तो पाकिस्तान की आपको एक और अपडेट देता हूं। दरअसल इमरान खान की मौत को लेके बड़े अजीबोगरीब समाचार अलग अलग जगहों पे आए। एक दो वीडियो मैंने भी बनाई थी, लेकिन इस समय ताज़ा हालात ये हैं कि उन्हीं की पार्टी के नेताओं का मानना है कि इमरान खान स्वस्थ हैं, उनकी तबीयत ठीक है, उनको किसी तरह की अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं की। हाँ, उनको वर्टिगो की समस्या है। अब वर्टिगो बहुत कम लोग जानते हैं, तो उनके सुलभ संज्ञान के लिए बता दूं ताकि उनको परेशान ना होना पड़े। वर्टिगो एक ऐसी बीमारी है जिसमें कान में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब जो लोग कान को बड़े हल्के में लेते हैं उनको ये बता दूं कि कान ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारी पूरी बॉडी बैलेंस रहती है। कान में दिक्कत हो जाएगी तो आपका बैलेंस गड़बड़ हो जाएगी। तो सेम चीज़ इमरान खान के साथ है। वर्टिगो की प्रॉब्लम होने की वजह से इमरान खान को हमेशा ऐसा लगता है कि दीवारें हिल रही हैं, आसपास की चीज़ें डगमगा रही हैं, उनको लगता है कि खड़े खड़े ज़मीन घूम जाएगी, चक्कर आ जाएगा, और इस वजह से वो एक जगह बैठ के ही रह सकते हैं, कहीं किसी पब्लिक फोरम पे आके वो बातचीत नहीं कर सकते। तो वर्टिगो बड़ी क्रिटिकल बीमारी है, पूरे शरीर को हिला के रख देती है, तो इससे वो पीड़ित हैं। हालांकि जिंदा है या नहीं अभी तक ऐसी कोई तस्वीर नहीं आई है, लेकिन हाँ, पीटीआई के लोगों का कहना है कि अभी वो स्वस्थ हैं। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चली रही हैं। इधर यूक्रेन से बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही कि यूक्रेन में जंग के माहौल में जब यूक्रेन और रशिया एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें फेंक रहे हैं, हजारों लाखों लोगों की जान चली गई, न जाने कितने अरबों खरबों डॉलर की रकम स्वाहा हो गई, न जाने कितने घर तबाह हो गए। यूक्रेन जंग के मैदान में कूदता रहा। जो व्लादिमीर हैं जेलेंस्की, उनका कहना है कि भाई साहब, मैं देश की इज्जत को नहीं झुका सकता, मैं नहीं झुकूंगा। आज उनके ऊपर बड़ा आरोप लगा है कि उनके ही देश में उन्हीं की सरकार के अंदर 800 करोड़ का घोटाला हुआ है, और इस 800 करोड़ के घोटाले में जो घोटाले का एरिया बताया जा रहा है वो एनर्जी सेक्टर है। यानी जिस खनिज लवण, जिस परमाणु कार्यक्रम, जो ये एनर्जी सेक्टर, इसी को लेके इतना बवाल मचा है, आज उसी एरिया में 800 करोड़ का घोटाला हुआ है। और इस घोटाले में जेलेंस्की के ही कुछ करीबियों पे वहां की जांच एजेंसी ने रेड करके अरेस्ट किया है, और ये जेलेंस्की के लिए बड़ी मुसीबत वाली बात है। अब जांच पड़ताल बैठी है, और अगर जांच पड़ताल में वो गलत पाए गए तो सरकार भी जाएगी, इज्जत भी जाएगी, और रशिया इधर चढ़ के इनको रेलेगा, वो अलग बात है। तो आने वाले टाइम में जेलेंस्की की मुसीबतें भी लगातार बढ़ रही हैं। और भ्रष्टाचार तो एक ऐसा मामला है कि कोई बेहया ही इंसान होगा जो सपोर्ट करेगा, नहीं तो कोई नहीं करेगा। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चली रही। इधर पाकिस्तान से एक और बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है कि दुबई अब पाकिस्तान के लोगों को वीज़ा ही नहीं दे रहा है। दुबई पाकिस्तान के लोगों की हरकतों की वजह से नाराज है, चिढ़ा हुआ है। क्या मामला है क्या नहीं ये तो ऊपर वाला जाने, लेकिन वीज़ा नहीं दे रहा। अब ना देने के पीछे वजह क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन रिपोर्ट्स निकल के सामने आई हैं। खैर, इस खबर को लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि कोई ज़्यादा आधिकारिक बात नहीं है, लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ी, बहुत अजीबोगरीब खबर आई है जिसको मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ। इस खबर को पूरा जरूर देखिएगा, नहीं देखेंगे तो बहुत कुछ आप खो देंगे। एक पत्रकार है अरफाज अहमद। अरफाज अहमद पत्रकार है, निडर है, सवाल उठाते हैं। कई सारे लोग इनके फैन हैं, कई सारे लोग इनको गलत भी समझते हैं। अचानक से ये सरकार के कारनामों को बाहर लाते हैं, कई सारी चीज़ें दिखाते हैं, और इसी दौरान हज़ारों की संख्या में पुलिस और 5-6 बुलडोजर इनके घर की तरफ पहुंच जाते हैं, और इनके 40 साल पुराने मकान को ये बता दिया गया कि यह अवैध है। उन्होंने खुद इस मामले की लाइव रिपोर्टिंग की। आप पहले वीडियो देखिए। अभी देखेंगे आप यहाँ पे कितनी बड़ी मात्रा में पुलिस, आप हाथ नहीं लगाइएगा, हम छेड़ नहीं रहे हैं आपके साथ। मेरा मकान तोड़ने के लिए यहाँ पे कितनी भारी मात्रा में है। जेडीए की स्टेट लैंड दुनिया जहान की कब्जा है, लेकिन मेरा मकान तोड़ना है क्योंकि हम सच दिखाते हैं। ये देखेंगे आप, थोड़ा सा टाइम मांग रहा हूं मैं इनसे, लेकिन इनके पास टाइम नहीं है हमारे लिए। ये पूरा घर मेरा यहाँ पे है, पिछले 40 सालों से हम यहाँ पे रह रहे हैं, और ये गुंडागर्दी आप देख सकते हैं। इतना तामझाम एक अरफाज गैंग के लिए, एक अरफाज गैंग। सर मोबाइल का मेरा, मोबाइल का रखा सर, टाइम मांग रहा हूं मैं। नोटिस कहाँ पे है? किसी का घर आप कैसे तोड़ सकते हैं? किसी का घर आप कैसे तोड़ सकते हैं? किसी का घर आप कैसे तोड़ सकते हैं? सर, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ सर। ये देखिए लाइव चल रहा है। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो अरफाज अहमद है वो बाकायदा पत्रकारिता कर रहे हैं। उनकी पत्रकारिता को भी रोकने की कोशिश की जा रही है, और बाकायदा उनको कुछ भी बोलने नहीं दिया जा रहा।
इसके बाद बुलडोजर जेसीबी लेके पुलिस पहुंचती है। पहुंचने के बाद अरफाज अहमद के घर को जमींदोज कर देती है और बता देती है कि तुम्हारा जो घर है वो अवैध है, गलत तरीके से बना है, गैर कानूनी है। और इतना सब करने के बाद जैसे ही पुलिस की गाड़ियां वहां पे जाती हैं, कमाल का जज्बा और कमाल की हिम्मत आप देखिए कि आज के महंगाई के दौर में एक हिंदू शख्स निकल के सामने आता है, कोई मुस्लिम नहीं आता, एक हिंदू शख्स निकल के सामने आता और अपनी 1361 स्क्वायर फीट की जमीन इस पत्रकार के नाम करता है। और क्या कुछ संदेश इस आदमी ने दिया, आप पहले संदेश देखिए, वीडियो देखिए आप। मैं अपने भाई को ना इनकी पीठ नहीं लगने दूंगा। मैंने आपसे बार बार बोला, मैं भीख मांग के भी इनका घर बनवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 5 मरले का प्लॉट मैंने सोचा था, चलो बहुत कुछ सोचता आदमी, मैं आज अपने भाई को अपनी बेटी के हाथों से दिलवा रहा हूँ और रिटर्न में भी दूंगा, और मैं रिटर्न में भी दूंगा। ये 3 मरले का प्लाट तोड़ा ना, मैं 5 दूंगा। सालों 5 तोड़ा, मैं 10 दूंगा। लेकिन ऐसा मत करो, जुल्म मत करो। छोटे से बच्चे को देख लो, बेचारा बैठा है, और लानत है तुम्हारे ऊपर, ऐसी सरकार हो, लानत है। हम इस देश में रह के भी बेघर हो गए। बस मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अपने बच्चा जो बोलना बोल। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि ये जो सिचुएशन होती है ना, ये किसी के साथ भी हो सकती है। और मैं तो यही कहना चाहूंगी पर्सनली कि मैं भैया की छोटी बहन हूँ। ना सिर्फ मैं, हमारे पूरे फैमिली मेंबर्स और जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, वो सभी अरफाज भैया के साथ हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे पर्सन है पर्सनली। और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मैं सबसे ज्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मेरे ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया। और पर्सनली आप खुद देख सकते हो कि टेंशन नहीं लेनी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। जहाँ मेरी पब्लिक साथ है, जम्मू के लोग मेरे साथ है, मेरे बेटे के साथ है, हमारी सपोर्ट में। हमें इससे धन दौलत क्या चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारे जम्मू कश्मीर में इतनी एकता तो है जम्मू में। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग इस पत्रकार को हिम्मत देते हुए कहता है कि भाई साहब, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति इस देश में नहीं चलेगी। मैं अपना 1361 स्क्वायर फीट की जमीन का टुकड़ा तुमको देता हूं। आप सोचिए, बात 1361 स्क्वायर फीट की है ही नहीं। आप अपनी इच्छा से किसी को क्या 1 स्क्वायर फीट दे सकते हैं? यहां एक मेड़ काटने के चक्कर में खेतों में भाइयों के बीच लड़ाई हो जाती है। यहां पे एक मुस्लिम है, एक हिंदू है, इसके बावजूद भी उसने 1361 स्क्वायर फीट जमीन दे दी। किस जज्बे पे दी? क्या दोनों साथ में नमाज पढ़ते थे? नहीं, बस दोनों में भाईचारा था, दोनों में इंसानियत जिंदा थी। ये हमारे देश का असली चेहरा है। वो चेहरा असली नहीं है जो मस्जिदों पे चढ़ के भगवे लहरा देते हैं, जो मंदिरों के सामने कुछ अश्लील हरकतें कर देते हैं, जो एक दूसरे के धर्म को गाली देते हैं। कोई अल्लाह को गाली देता है, कोई मोहम्मद साहब को गाली देता है, कोई श्री राम को गाली देता है, कोई शंकर भगवान की तुलना किसी गंदी चीज से कर देता है। ये हमारे देश की खूबसूरती नहीं है। आपको अगर अपना देश बचाना है तो ऐसे काम करने पड़ेंगे। तोड़ ले अब यहाँ कोई नेता, तोड़ पाए तो नहीं तोड़ पाएगा। और यही चीजें चाहिए दोस्तों। जो लोग समझदार हैं वो इन चीजों को करते हैं, जो समझदार नहीं है वो नेताओं के बहकावे में आके लड़ते हैं, गालियां देते हैं, एक दूसरे के धर्मों को मजाक बनाते हैं। और सोचिए, आप किसी पार्लियामेंट के आउटसाइड की वीडियो देखिए, एक ही कैंटीन में बैठ के सारे धर्मों के नेता का कोई धर्म नहीं होता। अगर आपको कोई बता दे कि मैं आपके धर्म का नेता हूं, वो चाहे दाढ़ी वाला हो, चाहे टीका वाला हो, अगर कोई आपको बताए कि मैं आपके धर्म का नेता हूं तो उससे हाथ जोड़ के भाग लीजिएगा। नेता किसी के नहीं होते, इस बात को याद रखिएगा। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी अपडेट। इन अपडेट्स के बारे में आपकी क्या राय कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हो, मुझसे न्यूज़ सुनना पसंद हो, तो अपने 4-6 दोस्तों को भी बताइए, वो भी सुने, ताकि हमारा परिवार बड़ा हो और एक निडर पत्रकारिता का बदस्तूर सिलसिला जो हमने जारी किया है वो यूं ही बदस्तूर जारी रहे। बाकी आप सपोर्ट कीजिए, हम आपके साथ हैं। थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।